इससे पहले कि हम बाकायदा बैठक का आगाज करें, आज 3-4 वीडियोस हम डिस्कस करेंगे जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हैं। पहली वीडियो ये है मेजर जनरल एजाज अवान। काफी अरसे बाद ये सोशल मीडिया पे आए हैं। सुना है कि इन पे पाबंदी थी क्योंकि इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं, बड़े दबंग आदमी हैं। इन्होंने बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है। यानी ये मेजर जनरल हैं और इनको रिटायर हुए भी बहुत अरसा हो गया है, बहुत अरसा। इन्होंने इंकशाफ किया है कि जब मैं काकूल में पढ़ रहा था ना, उस वक्त भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था और अब भी हो रहा है। ये एक मेजर जनरल कह रहा है, पहली बात। दूसरी वीडियो ये कि आज एक निकम्मे और निखट्टू आर्मी चीफ को देखा। वो आर्मी चीफ है अपने पड़ोसियों का, भारत का, जिनकी 20 लाख से ज्यादा फौज है, वो भी अपनी ताकत है। वो सुजुकी पे फिर रहा था, यानी जो सुजुकी कंपनी है गाड़ी, सुजुकी से उतरा। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा कमाल करते हैं पांडे जी, सुजुकी से। गाड़ी तो नॉर्मल थी लेकिन वो एस लगा हुआ था, 4 तारे लगे हुए थे क्योंकि चीफ के 4 तारे होते हैं, और सुजुकी का टैग लगा हुआ था। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा कितना निकम्मा और निखट्टू चीफ है, न कुछ आगे पीछे था। यहां पे फिर आपको अच्छी तरह पता है, लैंड रोवर हैं और लैंड क्रूजर हैं और पता नहीं क्या क्या, हमें तो खैर पता भी नहीं है। तीसरी वीडियो वहां पे काकरोच एक कह रहा है और जबरदस्त कह रहा है कि जी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, एक तो हमारा चचेरा भाई है। एक बात उसने ये की कि पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है, बिल्कुल लड़का था, यहीं से गए हैं पाकिस्तानी। दूसरा वो कह रहा है कि इतना जबरदस्त मुल्क है जिन्होंने भीख मांगने के लिए वज़ीर आज़म रखा हुआ है, भीख मांगने के लिए। हालांकि टटू टहरे मांगते हैं भीख, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म रखा हुआ है। और आखिरी वीडियो ये थी कि एक बुजुर्ग रहनुमा हैं इंडिया के, नाम मुझे नहीं आता, बड़े भारी और लंबे चौड़े हैं। राहुल गांधी कमरे से निकलते हैं। राहुल गांधी को आप जानते हैं ना, ये राजीव गांधी के बेटे हैं। राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीटें लेकर वजीर आजम बने थे, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के जो है वो पोते हैं। इंदिरा गांधी भी वजीर आजम थी। और इनके नाना कौन है? इनके नाना हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वजीर आजम थे। ये है राहुल गांधी। तो वो बुजुर्ग निकलते हैं, पहले राहुल गांधी निकलते हैं, फिर वो बुजुर्ग निकलते हैं। तो वो चूंकि बूढ़े होते हैं तो राहुल गांधी को महसूस हो रहा होता है, तो राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और वो जो जूते होते हैं बुजुर्ग के, उन जूतों को सीधा करके बुजुर्ग के सामने रखते हैं। सियासतदान के सफेद कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं। तो मुझे जरदारी का लौंडा याद आया कि यहां पे अगर वो होता तो राजा परवेज अशरफ उसकी जूतियां सीधी करता, कमर जमान कैरा उसके जूते सीधे करता, इसके अलावा जो है ना वो चौधरी मंजूर उसके जूते सीधे करता। राहुल गांधी बिल्कुल जो है वो उल्टा काम कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 जुलाई है 2026 और दिन है सोमवार का। एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है और ये हफ्ता गल्फ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए ये 2 दिन इंपॉर्टेंट थे कि जो है ना वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो नहीं बढ़ी। बहरहाल मंगल से या कल से आप फिक्र न करें, कल से इंशाल्लाह जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हम अपने मुद्दों पे आते हैं। आज हमारे मुद्दे हैं 4 हस्बी मामूल। इमरान खान फाते हैं, जर्नैल कितनी दफा शिकस्त खाएंगे इमरान खान से, ये मुद्दा हमने डिस्कस करना है। किस सिनेरियो में डिस्कस करना है आगे चल के बताऊंगा। फिर बड़ी रिश्वत की पेशकश हुई है, मुझे बहुत बड़ी रिश्वत की पेशकश हुई है कि आप हमारे लिए काम करें।
लेकिन मैंने काम करने से इनकार कर दिया। उसकी क्या वजह बनी? पैसे बहुत ज्यादा थे। लेकिन तीसरा मुद्दा हम डिस्कस करेंगे कि जो है वो ताकत हमेशा हक की दलील नहीं होती। समझते हैं ना कि आपके पास ताकत है तो आप हक पे होंगे, या जो अक्सरियत है वो हक पे होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वुकला ने विटामिन डी की और विटामिन गैरत की गोली खाई है, लेकिन किस बात पे खाई है और बार काउंसिल्स ने कौन से नोटिस जारी किए हैं, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने जो मोहतरम व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें इस चैनल को, और एट दिस टाइम वो लाजमी करें। यानी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, खासकर जो मेरी बहनें, माएँ और बेटियां या बुजुर्ग मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, वो लाजमी तौर पे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हम आते हैं अपने बुलेटिन पे, अपनी खबरों पे। सबसे पहली खबर ये है कि 10 रोजा सीज फायर की जो है वो नई तजवीज सामने आई है गल्फ में, कि 10 रोजा जो है वो सीज फायर कर दिया जाए। ईरान और ओमान ने एक ज़ाब्ता बनाया है कि किस तरह अबनाए हुर्मुज़ से जो है वो फीस वसूल की जाएगी, किस रास्ते से जहाज गुजरेंगे और किस रास्ते से जहाज नहीं गुजरेंगे, ये उन्होंने आपस में तय किया है। इसके अलावा गैर मुतवक्को तौर पे जो यूक्रेन ने हमला किया ईरानी जहाज पे, तो ईरान ने उसे कहा है कि ये जो बिन बुलाए मेहमान हैं, सफीर को तलब किया गया और उनको कहा गया कि बंदे बने, वरना आप जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल गल्फ की ये सूरत हाल है, लेकिन ये गुज़िश्ता 2 दिन से थोड़ा सा अमन है। और अमन क्यों है उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल केन, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि अब अगर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होती है तो ये अमेरिका के लिए तबाहकुन होगी। अब ये वार्निंग जनरल केन ने क्यों दी है, ये आगे जो है ना अगली खबर में है। अगली खबर ये है कि असले की किल्लत, इंटरसेप्टर जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं, जो ड्रोन्स को रोकते हैं, उनकी शदीद किल्लत हो गई है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका कभी भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था इस जंग के लिए या इस मुज़ामत के लिए कि इस सतह पे मुज़ामत होगी। मुज़ामत हुई और तगड़ी मुज़ामत हुई। बहरहाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे जगहों पे लगने दिए जा रहे हैं ड्रोन्स और मिसाइल जहां पे इंसानी जानों का नुकसान ना हो, तो असली की कमी का शिकार हो गया है अमेरिका। इसलिए जनरल केन ने वार्निंग दी है। पोप लियो, इनका ताल्लुक अमेरिका से है। आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी कितना मुकद्दस है क्रिश्चियन बरादरी के लिए, और ये सबसे बड़े उनके मजहबी रहनुमा होते हैं पोप। इस वक्त अमेरिका से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बबांग दोहल पहले भी ये ट्रंप को करारा जवाब दे चुके हैं। एक दफा फिर पोप लियो ने कहा है कि जो तमाम मामलात हैं, जो झगड़े हैं, मसाइल हैं, उनका जो हल है वो मुज़ाकरात में है। अमेरिका ईरान से बातचीत करे और ईरान भी बातचीत करे जो है वो अमेरिका के साथ और मामलात को हल करें। उन्होंने जंगी कार्रवाइयों की मुखालफत की है। वुकला, अब जिन वुकला के रहनुमा हो एहसन भोन, आजम नजीर तारड़, अतौला तारड़, जिनके कंधे पे सुर्ख रंग का परना है, जिनके मुंह में बीड़ी है, जिनके कान में वो अत्तर लगी हुई कॉटन है या मुर्की है, हम मुर्की कहते हैं, और ये धंधा करते हैं। ये धंधा करते हैं कानून का, ये धंधा करते हैं जज खरीदने और बेचने का, ये धंधा करते हैं वकीलों को प्लॉट्स देने का, ये धंधा करते हैं पीटीआई के नाम पे और इमरान खान के नाम पे लोगों को जितवा के फिर दूसरी तरफ शामिल कराने का। ये इनका धंधा है और बड़े जोरों पे है। ये जज और वकीलों की सेटिंग भी कराते हैं, दोनों पार्टियों से पैसे भी पकड़ते हैं कि आपका केस
पहले लगेगा आप जीत जाएंगे, यही हो रहा है, यही हो रहा है। टोटल धंधा गंदा है, लेकिन धंधा है, चल रहा है। या अफरीदी से लेकर सेशन कोर्ट तक इनको गुस्सा आया है। गुस्सा इनको आया है कि जो होटल्स है ना लाहौर में, उनकी जो यूनिफॉर्म है, तो वो काली पैंट पहनते हैं और काली वेस्ट कोट पहनते हैं और सफेद रंग की शर्ट पहनते हैं। ये यूनिफॉर्म है वुकला का, लिहाजा इसको तब्दील किया जाए। 100 बार काउंसिल्स ने नोटिस जारी किए हैं और हम उन वेटरों को 1000 गुना ज्यादा बाइज्जत समझते हैं इन दलालों से, इन भड़वों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूं जो इनका ग्रुप है, जो जीत जाता है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है, वो इनको पालते पोसते हैं, वो इनकी ताईद। आज तक जो वुकला तहरीक नहीं उठ सकी, नहीं चल सकी, ये आदम नजीर तारड़, ये एहसन भून, ये अताउल तारड़, ये सारे उसके पीछे हैं। इन्होंने वेटरों पे इतराज किया है, हालांकि वेटर इनसे 1000 गुना ज्यादा बाइज्जत और इज्जत की और बारोजगार, अच्छा रोजगार, साफ सुथरा रोजगार, लोगों के आगे मेज साफ करना, लोगों के आगे से बर्तन उठाना, गिलास उठाना, वो एहसन भून की कमाई पे भारी है, वो आजम नजीर तारड़ की कमाई पे भारी है। क्योंकि ये फॉर्म 47 वाले ये मां की, बहन की, बेटियों की कमाई खा रहे हैं, उनकी भाड़ खा रहे हैं। लेकिन वो वेटर वो ज्यादा इज्जत वाले हैं, ज्यादा एहतराम वाले हैं इन वुकला की निस्बत, जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते हैं, जो जोड़ तोड़ करते हैं, जो कानून का धंधा करते हैं। क्या ये जो ताकत होती है ये हक की दलील होती है? ये बहुत बड़ा जो है ना, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके पास ताकत है ना तो आप हक पे हैं। मसलन जनरल आसिम मुनीर और इस टोले के पास ताकत है, ये हक पे हैं। ताकत हक की अलामत होती है। ये मैं आपको कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा। तारीख का फैसला हमेशा तख्त और ताज नहीं करते, ये तारीख कहती है। तख्त और ताज फैसला नहीं करते। किस तरह? विलियम वॉलिस, अगर नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मैंने पहले भी कहा है क्योंकि ये हमारी जुबान नहीं है ना, अगर नाम थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो माफ कर दिया करें। विलियम वॉलिस ने 13वीं सदी के आखिर में स्कॉटलैंड की आजादी के लिए इंग्लिस्तान के बादशाह एडवर्ड अव्वल के खिलाफ जद्दोजहद की। 1305 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। विलियम वॉलिस को लंदन लाया गया, गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया और इंतहाई सफाकाना अंदाज में कत्ल किया गया। इस वक्त एडवर्ड अव्वल फातेह था और विलियम वॉलिस शिकस्त खुर्दा। लेकिन आज विलियम वॉलिस स्कॉटलैंड की आजादी और मुजाहमत की अलामत समझे जाते हैं। ये 3 किताबों का हवाला है जो मैं आपको नहीं बताता। हम आगे चलते हैं। सुकरात ने नौजवानों को सवाल करना और दलील से सोचना सिखाया। इमरान खान किसी बिरयानी पे 90 को, बेनजीर इनकम सपोर्ट पे 90 को, 1399 कबल मसीह में उसे नौजवानों को गुमराह करने, ये कहते हैं ना नौजवानों को बदतमीज बना दिया इमरान खान ने क्योंकि वो सवाल करते हैं, और रियासती खुदाओं का इनकार। रियासती खुदा, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, रियासती खुदा का इनकार करने के इल्जाम में जहर का प्याला पीने की सजा दी गई। आप जानते हैं उस वक्त एथेंस की अदालत जीत गई थी, मगर वक्त ने सुकरात को द प्रॉफिट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पैगंबर करार दिया है ना। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। गलीलियो ने साइंसी मुशाहिदात की बुनियाद पर सूरज मरकजियत की हमायत की। 1633 में कलीसाई अदालत ने, मिलिट्री अदालत ने उन्हें अपने नजरियात से रुजू करने पर मजबूर किया कि ये नजरियात छोड़ दो।
और उम्र भर के लिए नजर बंद कर दिया। आज गलीलियो को जदीद साइंस का बानी कहा जाता है, जबकि उनके मुखालफिन तारीख में एक गाली के तौर पर याद किए जाते हैं। 4 किताबों के हवाले हैं। ब्रूनो को 1600 ईस्वी में एक और मिलिट्री अदालत ने जिंदा जलाने की सजा दी ब्रूनो को। अगरचे उनके बाद नजरियात मजहबी अकायद से भी मुतल्लिक थे, लेकिन फिक्री आजादी की तारीख में उन्हें एक अहम मकाम हासिल है। 4 किताबों के और हवाले हैं और ब्रूनो जिंदा है। 73 हिजरी में हुज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर मक्का मुकरमा का मुहासरा किया। इस दौरान मंजनीकों के इस्तेमाल का जिक्र मुतअद्दिद तारीखी किताबों में मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बैत से इनकार किया और शहादत कबूल की। उनकी वालिदा हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उनकी गुफ्तगू भी मुतबर किताब कुतुब हदीस में मज़कूर है। सही बुखारी हदीस 2545 है, तबरी है। इमाम अबू हनीफा ने अब्बासी खिलाफत में चीफ जस्टिस का मनसब कबूल करने से इनकार किया। मुतअद्दिद मौरखीन के मुताबिक उन्हें कैद किया गया और उनकी वफात भी इसी दौरान हुई। अगरचे उन पर तशद्दुद की तफसीलात मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुई हैं, लेकिन इस बात पर मौरखीन का इत्तफाक है कि उन्होंने हुकूमती दबाव कबूल नहीं किया। 4-5 हवाले हैं इसके भी। असल सवाल क्या है आपके लिए? असल सवाल ये है, तारीख हमें एक सबक बार बार सिखाती है। कौन सा? ताकत हमेशा हक की दलील नहीं होती, अदालतें हमेशा इंसाफ नहीं करती, अक्सरियत हमेशा दुरुस्त नहीं होती और मजलूम हमेशा कमजोर नहीं होता। विलियम वॉलिस के पास सल्तनत नहीं थी, लेकिन तारीख उसके साथ खड़ी हो गई। सुकरात के पास लश्कर नहीं था, लेकिन उसके सवाल जिंदा रहे। गैलीलियो के पास इक्तदार नहीं था, लेकिन हकीकत उसके साथ थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पास दुनियावी ताकत नहीं थी, लेकिन उनकी इस्तकामत आज भी मिसाल है। इमाम अबू हनीफा कैद में थे, लेकिन उनका इल्म आज भी जिंदा है। अपने आप से एक सवाल करें, कौन सा? जब हमारे दौर की तारीख लिखी जाएगी तो मुर्रिख शायद ये नहीं पूछेगा कि हम किस जमात, किस मसलक या किस सियासी ग्रोह से ताल्लुक रखते थे। वो सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब जुल्म हो रहा था तो आप कहां खड़े थे? ताकत के साथ, खामोशी के साथ या हक के साथ? ये पूछेगी तारीख। क्योंकि वक्त गुजर जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, सल्तनतें मिट जाती हैं, लेकिन इंसान के मौकिफ का हिसाब तारीख भी रखती है और आखिरत भी। ये आप न समझें कि जी तारीख भूल जाएगी, तारीख नहीं लिखेगी, इन 4-5 सालों को कुछ नहीं होगा, जनरल आसिम मुनीर के गले में तोक नहीं पड़ेगा, या नून लीग और पीपल्स पार्टी झूठ बोल के बच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तारीख लिखी जाएगी और देखा जाएगा कौन किस तरफ खड़ा था। हम चलते हैं अगली खबर। अगली खबर है ख्वाजा आसिफ। ये कहने को वजीर दिफा हैं, ये हारे हुए हैं उस्मान डार से। इनका सब कुछ हराम का है, इनके जिस्म पे, इनके पेट के अंदर। ये उस्मान डार से हारे 18 में, और 24 में ये उनकी मां जो है ना उनसे हारे। अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा मां जी का, उनसे हारे, रेहाना डार। ये कहते हैं कि जनूबी एशिया में जो दहशत गर्दी का सबसे बड़ा मरकज है वो इंडिया है। इंडिया कहता है पाकिस्तान है। बहरहाल ये 1947 से जारी है। अगर दोनों रियासतें दिल से एक दूसरे को तस्लीम कर लें और मामला बेहतर कर लें तो अच्छा है, वरना उधर भी अवाम है, इधर भी अवाम है।
पाकिस्तान में जो कुछ होता है तो वो फितनतुल हिंदुस्तान के जिम्मे लग जाता है। हम अगली खबर पे चलते हैं। न्यूयॉर्क में पहली दफा एक रोबोट टीचर ने क्लास ली है और उस पर शदीद एहतजाज किया है स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने कि रोबोट्स जो मर्जी हैं, रोबोट्स रोबोट होता है और इंसान इंसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान इंसान होता है और खासकर टीचर। अगली खबर यह है कि ज़ोहरान मुमदानी वो नफरत को हवा दे रहे हैं, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। उन्होंने कहा है कि वो जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करने जाएंगे और आपको पता है कि ज़ोहरान मुमदानी ने ऐलान कर रखा है कि अगर उनको मौका मिला तो वो बेंजामिन नेतन्याहू को जंगी जराइम में गिरफ्तार करेंगे और वो मशवरे भी कर रहे हैं कानून दानों से, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू को डर पड़ा हुआ है। हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जर्नैल हजरात हैं, जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, ये इमरान खान से कितनी दफा शिकस्त खाएगी, कितनी दफा। इसका ताजा तरीन सबूत है जी कश्मीर में मीरपुर में आज जो है वो पहले मरले में इलेक्शन थे और तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां हू का आलम है, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा दौड़ रही हैं अकेली, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। जो लोग हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो रावलाकोट पहुंच चुके हैं। रावलाकोट से उनका जो सफर शुरू होगा वो मुजफ्फराबाद की तरफ शुरू होगा, लेकिन यहां पे जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या जो सिस्टम के पुश्तबान हैं उन्होंने फेक जो है वो कतारें दिखाई हैं, यानी लोग जो है वो कतारों में लगा हुआ है। आपको पता है जो इलेक्शन लड़ रहा होता है 300-400 जो खाने वाले हैं मेरी तरह, जो चाटू हैं, वो तो उनके साथ होते हैं, फिर जो है वो वहां पे लाइनें लगवाई गई। और एक और इंकशाफ हुआ है कि जो है वो नून लीग को कहा गया है कि अगर वो यहां पे सादा अक्सरियत नहीं लेते तो फिर वफाक में भी जो है वो अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि जीबी में जो उनकी कारकर्दगी थी और अब कश्मीर में। लेकिन ये जो असल वोट पड़ेंगे, ये वोट पड़ेंगे रात को तकरीबन 10 या 11 बजे, क्योंकि 14,000 पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, अफसर हैं, वो कश्मीर में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी इलेक्शनों का एक जो डिलेमा है या जो एक मसला है वो ये कि 5 बजे तक तो आम इंसान वोट डालते हैं। 5 बजे तक लोग नजर भी आते हैं पोलिंग स्टेशंस पे, कतारें भी बनाते हैं, बैलेट पेपर भी हासिल करते हैं, अंगूठे पे स्याही भी लगवाते हैं, अंगूठा भी लगाते हैं, फिर बॉक्स में पर्ची भी डालते हैं। लेकिन फिर असल जो वोटिंग होती है वो शुरू होती है तकरीबन 10 बजे या 11 बजे। ये हमारा 47 से ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके बारे में कोई कहता है कि फरिश्ते वोट डालते हैं, कोई कहता है खलाई मखलूक वोट डालती है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अब देखें ना कि 5 बजे तक पोलिंग हुई 2024 में और 10-11 बजे तक रिजल्ट्स आना शुरू हो गए धड़ाधड़। 180 सीटों पे पीटीआई जो है ना वो आगे थी, जीत रही थी। फिर रात के 12 बजते हैं, रिजल्ट्स रुकते हैं और फिर अगले दिन वो जो हैं वोट डालने वाले असल वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद नक्शा तब्दील हो जाता है। और फिर अगले 2-3 दिन 4 दिन नवाज शरीफ के हल्के में एक प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा जाता है जिसपे नवाज शरीफ के वोट बन रहे होते हैं, साहब वहां पहुंच जाते हैं कि ये जी बैलेट पेपर छाप रहे हैं। ये पाकिस्तान में इलेक्शन होता है। मैंने कल भी कहा था कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये इतना खर्चा क्यों करते हैं, इतना खर्चा। अपनी जेब से चाय नहीं पिलाते लेकिन खर्चा इतना करते हैं। आज आप जो है ना, हमारी बात हुई है, ऑन ग्राउंड बात हुई है, कश्मीरी दोस्तों के साथ बात हुई है, रिपोर्टर्स के साथ बात हुई है कि कोई भी नहीं है वोट डालने वाला, कोई भी नहीं है। हाँ, इनको कहा गया, नून लीग को कहा गया, पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आपस में लड़ो, डब्बा लेकर उधर भाग जाओ, कोई कोटली में वाक़या हुआ है, फिर उधर डांगा चली हैं उधर, यानी इलेक्शन का माहौल पैदा करो। जो वोट डालने वाले हैं वो जा रहे हैं मुजफ्फराबाद, मीरपुर खाली है,
रावलाकोट से मुजफ्फराबाद, और उधर जो है ना ये ड्रामे कर रहे हैं, वो ये लाइनें दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लाइनें लगी हुई हैं, लोग वोट डालने के लिए बेताब हैं। और आपको पता है कि जब बैलेट पेपर पे, अब पाकिस्तान में ये हो गया है कि बैलेट पेपर पे पीटीआई ना हो तो वो इलेक्शन ही नहीं है जिसमें पीटीआई ना हो। अमिताभ बच्चन ने मेरे ख्याल है जंजीर फिल्म में कहा था कि कतार वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं, जहां हम खड़े हो जाए वहां से कतार शुरू होती है। पीटीआई का ये हिसाब है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जिस हल्के में पीटीआई का बंदा होगा वहां पे इलेक्शन होगा, हाँ रिजल्ट जो भी आए, गहमा गहमी होगी, लड़के होंगे, मोटरसाइकिल होंगे, परचम होंगे, तराने होंगे, खान साहब की तस्वीरें होंगी। जहां पे खान साहब या पीटीआई नहीं होंगे तो वहां पे कब्रिस्तान होगा। वही हाल और वही मंजर पेश कर रहा है कश्मीर का इलेक्शन। तो बहरहाल इमरान खान ने कितनी दफा शिकस्त देनी है और जर्नैलों ने कितनी दफा शिकस्त खानी है, क्योंकि फीजुल नियारी कहते हैं कि अगर जर्नैल चाहते हैं कि अवाम उनसे प्यार करे, लोग उनसे प्यार करें, तो ये खान साहब से प्यार करें। कुंजी खान साहब के पास है और ये मकबूल जान से फीजुल नियारी ने जो है वो गुफ्तगू की है। तो बहरहाल वहां पे हू का आलम है, और चूंकि पीटीआई नहीं है, वैसे भी जो तंजीम है जॉइंट एक्शन कमेटी वो एहतजाज कर रही है, लिहाजा जो इलेक्शन है वहां हू का आलम है और ये सारा फेक है। आपको कतारें दिखाई जा रही हैं, फलां जीत गया है, और फिर ये भी चल रहा है कि जनरल साहब के सामने मुख्यमंत्री रोहानसी हो गई, और जब वो रोहानसी हुई तो फिर उसके बाद क्या माहौल होगा, और लोगों के आंसू निकल आए, लोगों की वर्दियां गीली हो गई। यानी जब ये रोहानसी हुई, फिर आगे मैं और बात नहीं बताता, आप माइंड कर जाते हैं। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि कैद आजम नामी शख्स पाकिस्तान में एक पाया जाता था, तो उसका शनाख्ती कार्ड नादरा ने ब्लॉक कर दिया है। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ब्लॉक किया गया है। कैद आजम नाम ठीक है, वो बेचारा कोई कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ा ही था, उसका नाम था, उसको अच्छा लगा होगा उसके माँ बाप को। बहरहाल उसका शनाख्ती कार्ड कैद आजम का, हम कैद आजम साहब के साथ हैं, जो बड़े कैद आजम थे बाबा कौम उनके भी साथ हैं, तो इनके भी साथ हैं। तो जो है ना वो मेरा एक शागिर्द था, जब मैं पढ़ाता था तो उसका नाम था हजरत अली। मैं बड़ा जो है ना जादू से बुलाता, पठान था, तो उसका नाम था हजरत अली। तो अब मैं क्या कहता उसको, अब जाहिर है कि मौला अली कहाँ, वो उसका नाम था, उसके वालिदैन ने रखा था, तो मैं हंसता बड़ा था, उससे छेड़ता भी था, हजरत अली। तो ये कैद आजम थे, इनका शनाख्ती कार्ड मेरा ख्याल है ज्यादती की गई है ब्लॉक करके। उसके बाद जो अज़मा बुखारी हैं, ये 6 मीटर की जुबान रखती हैं, इनकी जुबान अमूमन कमर के साथ लपेटी होती है, जब टीवी पे आती हैं या साफियों से बात करती हैं तो फिर पूरी जुबान खोलती हैं। ये कहती हैं कि जो पंजाब का पैसा है वो जो है वो पंजाब पर लग रहा है, और ये बात बुरी लगती है सिंध के नवाबों को, दोनों खानदानों को। जो सिंधी हैं वो पीपल्स पार्टी को जानते हैं, जो पंजाबी हैं वो नून लीग को जानती हैं। कितने पैसे लग रहे हैं अवाम पे और कहाँ पे जा रहे हैं। कल जो है ना वो इमरान रियाज की खबर थी कल रात को, आज मैंने अखबार में नहीं देखा, कि जो है ना वो टनों के हिसाब से जो गंदम है वो गायब हो गई है, उसका रिकॉर्ड नहीं है पंजाब में। और वो काफी बड़ी तादाद बता रहे थे, मिकदार बता रहे थे कि इतनी मिकदार की जो गंदम है वो मौजूद ही नहीं है, मौजूद ही, यानी उसका कोई पता नहीं है कि वो गंदम कहां गई। लिहाजा अब 1 खरब की जो गंदम है वो इंपोर्ट हो रही है। मुझे जी वो रिश्वत की ऑफर हुई है, मैंने कहा चूंकि आप मेरी फैमिली हैं तो मैं आपके साथ जो है ये दुख साझा कर लूं और फिर आपसे पूछ भी लूं कि आया मुझे ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए या ये ऑफर जो है कबूल नहीं करनी चाहिए, ये आपसे पूछना था। पैसे अच्छे मिल रहे हैं जी। ये जो है ना वो इस तरह मामला हुआ। मुझे कुछ अरसा कबल निजी ईमेल एड्रेस पर कुछ ईमेल्स आई, ईमेल्स फीमेल्स नहीं, ईमेल्स आई। बताया गया कि कुछ लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं।
मुझे लगा ये मेरे निजी काम के सिलसिले में राब्ता किया होगा। पैरों तलों से जमीन निकल गई जब उन्होंने मुझे बताया कि हम तुम्हें और तुम्हारे अकाउंट को जानते हैं। हमारे पास न सिर्फ तुम्हारा ईमेल एड्रेस बल्कि तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारे घर का एड्रेस, तुम्हारा मोटरसाइकिल, सारा हमारे रिकॉर्ड पे है। ये उन्होंने मुझे कहा। जी, हमारे साथ काम करो वरना तुम्हारा डेटा पाकिस्तानी फौज को भिजवा दिया जाएगा। अब मेरे लिए मुश्किल ये थी कि इनकार करूं तो भी क्या, अगर इनके साथ मिलकर काम करूंगा तो क्या मालूम ये कौन लोग हैं, कैसा काम करवाना चाहते हैं, हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपसे ये मैं पूछ रहा हूं कि मुझे करना चाहिए या नहीं। कुछ सोच विचार और सलाह मशवरे के बाद मैंने इनको हामी भर दी कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना है। जर्मनी के शहर म्यूनिख में मुझे एक जगह बुलाया गया। एयर टिकट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट की सारी तफसीलात भी मुझे ईमेल कर दी गई और $2 मिलियन बतौर खर्चा मुझे मेरे अकाउंट में भेज दिए गए। $2 मिलियन। कहा यह गया कि 2 दिन बाद मुझसे होटल में राब्ता किया जाएगा। मुख्तसर ये कि कुछ तफसीलात और वगैरह वगैरह के बाद मैं एक बड़े से मीटिंग रूम में था और मेरे इर्द गिर्द अंधेरे में कुछ लोग बैठे थे जिन्हें मैं महसूस कर सकता था, देख नहीं सकता था। प्रोजेक्टर ऑन हुआ तो मुझे उनके अक्स नजर आए, लेकिन मैं उनकी शिनाख्त फिर भी न कर सका। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। उनके पास पाकिस्तान की एक एक तफसील थी। उन्हें एक एक फॉल्ट लाइन का इल्म था और वो हर जगह कोई ना कोई मुआशी, सियासी, लसानी या फिरका वाराना लैंड माइन लगाना चाहते थे, बारूदी सुरंग। मुझे बताया यह गया कि मेरी और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों की मदद से वो पाकिस्तान की तबाह बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। प्रेजेंटेशन तवील होती जा रही थी और मैं बोर होता जा रहा था। आखिर दरम्यान में मुदाखलत की और कहा, मुझे बताएं मेरा टास्क क्या होगा, मुख्तसरन बताएं और मुझे मिलेगा क्या, ये बताएं। लहजे से नागवारी का इजहार हुआ, लेकिन एक और शख्स बोलना शुरू हो गया। उसने कहा कि हमें इस मुल्क में इंसाफ का निजाम खत्म करना होगा, लोगों का जमहूरियत से एतबार खत्म करना होगा, इस मुल्क की इंडस्ट्री और अमनो अमान तबाह करना होगा, यहां रिश्वत, करप्शन और नाअहली को फरोग देना होगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सियासी, जोग्राफियाई, मुआशी, सफारती तौर पर तबाह हो जाए। इसके बदले में मुझे माहाना $1 मिलियन यानी 25-30 करोड़ रुपया मिला करेगा और मुतलका मुल्क मेरी पूरी तरह से हिफाजत करेगा। ये ऑफर थी जी। ये अदालतें तबाह करनी है, जमहूरियत तबाह करनी है। यहां मेरी बस हो गई और मैंने कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दी, दरमियान रखे टेबल पर चढ़ गया और उन्हें बताया कि ये सारे काम तो जर्नैल निहायत खुश उसलूबी से और कहीं बड़े स्केल पर कर रहे हैं। ये जो आप काम मुझे कह रहे हैं, इतने पैसे भी दे रहे हैं, अदालतें तबाह करो, जमहूरियत तबाह करो, ये तो पहले नहीं हो रहा, ये तो पहले भी कर रहे हैं और जर्नैल कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं जी, खुशउस्लूबी से कहीं बड़े स्केल पर कर रहे हैं। पिछले 78 साल से और बिलखसूस आखिरी 4 साल से तो जर्नैल ये सब कर रहे हैं जो तुम दुश्मन होकर करना चाहते हो। हम ना उन्हें कामयाब होने देंगे जर्नैलों को और ना तुम्हें कामयाब होने देंगे दुश्मनों को। ये कहकर मैं तेजी से फायर एग्जिट की जानिब बढ़ा ताकि साथ वाली छत पर इंतजार करते अपने हेलीकॉप्टर पर सवार हो सकूं। मुझे पीछे से बंद होते हुए दरवाजे से बस इतनी आवाज आई, हमारी मान लेते
तो फायदे में रहते। ये मुझे पीछे से आवाज आई, लेकिन मैं पहले फैसला कर चुका था कि जर्नैल बेहतरीन तरीके से जो मुझे काम कहा जा रहा है वो जर्नैल कर रहे हैं, तो मेरे करने का काम क्या बचेगा जो मैं करूंगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।